नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि अगर कोई ऐसा नियम बना दिया जाए कि सिर्फ गोरे लोग ही इस कंट्री में सरवाइव कर सकते हैं, या फिर कल्पना कीजिए कि अगर कोई नियम बना दिया जाए कि सिर्फ 6 फीट से लंबे व्यक्ति को इंसान माना जाएगा, तो कैसी बेतुकी सी बातें लगेगी। ठीक ऐसे ही बेतुकी परिभाषा अरावली की पहाड़ियों के लिए दी गई है। मुख्य समस्या यह है कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली अब खतरे में है, क्योंकि नई परिभाषा के अनुसार इसके 90% से अधिक हिस्से कानूनी सुरक्षा से छिन चुकी है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे माइनिंग और लैंड माफिया मिलकर इस प्राकृतिक ढाल को खत्म कर रहे हैं और आपके और हमारे जीवन पर क्या असर इसका होगा। देखिए, अरावली का महत्व समझने के लिए यहाँ पे ये जानना होगा कि ये बहुत ही हमारी प्राचीन विरासत है। अरावली भारत की सबसे पुरानी और दुनिया की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो हिमालय से भी पुरानी मानी जाती है। इसका विस्तार गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा से गुजरती हुई दिल्ली की रायसीना हिल्स तक लगभग 692 किलोमीटर लंबी तक गई हुई है। आप सोच सकते हैं इसका विस्तार कितना लंबा हो सकता है, कितने प्रदेश को ये सुरक्षित रखती है। इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की अगर हम बात करें तो दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, जेएनयू जयपुर और अजमेर का नाहरगढ़ किला, ये सब भारत के सबसे बड़े चित्तौड़गढ़ का किला भी इसी का हिस्सा है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू भी स्थित है, इसी के दायरे में स्थित है। वो लगभग 1722 मीटर की हाइट पे है। अब इसकी नई परिभाषा के अनुसार ये 100 मीटर का ट्रैप यहाँ पे माना गया है। देखिए, 100 मीटर का ट्रैप यहाँ पे क्या है कि इसकी नए नियम जो सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को एक नई परिभाषा स्वीकार की है, इसके अनुसार यदि किसी पहाड़ी की ऊंचाई आसपास की ज़मीन से लगभग 100 मीटर है तभी उसे अरावली माना जाएगा। अगर उसकी ऊंचाई 99 मीटर है तो उसे पहाड़ी नहीं माना जाएगा। ये कैसी बेतुकी और बेहूदगी सा परिभाषा है इस पहाड़ की, ये हम कतई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि इस नियम को जल्द से जल्द खारिज किया जाए। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे समस्या ये है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन का खत्म होना है। यदि ऊंचाई 99 मीटर है तो वो अरावली नहीं कहलाएगी और उस पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी कि FCA लागू नहीं होगा। अब यहाँ डरावने वाले आंकड़े जो हम आपको बताने वाले कि 1281 पहाड़ियों में से 1133 पहाड़ियाँ जो कि 91.33 है, इस 100 मीटर के नियम को पूरा नहीं करती और अब इसे माइनिंग माफियाओं के लिए आसान शिकार बन गया है। कि हॉरिजॉन्टल नियम की बात करें तो यदि दो पहाड़ियों की बीच की दूरी अगर 500 मीटर से अधिक है तो उसे एक रेंज नहीं माना जाएगा। मतलब 499 मीटर भी है तो उसे एक रेंज में नहीं माना जाएगा। ये 4 रेगिस्तानीकरण और प्रदूषणीकरण के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ थार का विस्तार जो अरावली दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए थार रेगिस्तान के खिलाफ एक दीवार का काम करती है, क्योंकि थार यहाँ पे है और यहाँ पे आपका अरावली पर्वत है, जो कि थार की जितनी भी धूल वगैरह आते हैं वो उसको रोक देती है, जिससे कि बाकी जो प्रदेश है वो सुरक्षित दायरे में रहते हैं। अगर वो नहीं रहेगा तो बाकी जितनी भी हमारे स्टेट हैं बहुत ज़्यादा धूल और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हम सांसें भी नहीं ले पाएंगे। धूल के तूफान यदि 90% पहाड़ काट दिए जाए तो तेज पश्चिमी हवाएं रेत की सीधे दिल्ली, एनसीआर और यूपी तक ले आएंगी, जिससे ऊपर जमीन बंजर, पूरा का पूरा जमीन बंजर हो जाएगा। वायु प्रदूषण की अगर हम बात करें तो अरावली के जंगल हवा से धूल और इसके जो PM है लगभग 2.5 कणों को सोख लेते हैं, उसकी जितनी भी पहाड़ के कण हैं। इसके बिना दिल्ली का प्रदूषण और भी घातक हो जाएगा। वैसे भी दिल्ली का प्रदूषण की अगर आप ABI रिपोर्ट देखें तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन इसके बाद और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और हीट आइलैंड की बात करें तो पहाड़ों को काटने से तापमान जो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। मतलब समझ रहे हो, अभी जितनी भी तापमान है उससे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस और, यानी कि आपके आने वाले बच्चों के लिए वो बिल्कुल सही नहीं होगा। अगर वन्य जीव और जेनेटिक विनाश की अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो अरावली जानवरों के लिए एक गुजरात से दिल्ली तक का एक रास्ता होता है, जो कि पूरा हाईवे का एक रास्ता होता है, वो बंद हो जाएगा उनके लिए।
क्या आप चाहते हैं कि वन्य जीव जो हमारे हैं वो ख़त्म हो जाए? क्या इस धरती पे सिर्फ मनुष्य का ही हक है रहने का और दूसरे जानवरों का हक नहीं है रहने का? देखिए, इन ब्रीडिंग का खतरा सबसे ज़्यादा यहाँ पे मंडराता हुआ नज़र आ रहा है। यदि पहाड़ कट गए तो रणथंभौर और सरिस्का जैसे पार्कों के जानवर अपने ही इलाकों में कैद हो जाएंगे। और जेनेटिक डेड एंड की अगर हम बात करें तो जब नज़दीकी रिश्तेदार जानवरों के बीच ब्रीडिंग होती है तो उनका डीएनए कमज़ोर हो जाता है। वो अगर उनकी ब्रीडिंग दूर के जानवरों से होता है, उनका ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी और वो एक जिंदा लाश की तरह रहेंगे। वो जिंदा तो रहेंगे पर वो एक लाश की तरह जिंदा रहेंगे, उनमें कोई हलचल नहीं रहेगा। जल संकट की अगर हम बात करें तो स्पंज कंक्रीट जी होता है एक तरह से, यानी कि प्राकृतिक स्पंज अरावली बारिश के कारण को सोकर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। जो पहाड़ है पूरे हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। अगर वो पहाड़ ही नहीं रहेगा तो ग्राउंड वाटर का रिचार्ज कहाँ से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बाढ़ और सूखे की समस्या ये सबसे बड़ा हमारे लिए जो चैलेंजेस होगा वो होगा आने वाले वक्त में, क्योंकि पहाड़ों की जगह कंक्रीट की सड़कें बनने से पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाएंगे, जिससे शहरों में बाढ़ आ जाएगी और भविष्य के भयंकर जल संकट पैदा हो सकता है। देखिए, माइनिंग माफिया और इंच टेप का स्कीम यहाँ पे बताया गया है कि सी लेवल का जो खेल है यहाँ पे, यानी कि ऊंचाई को जो सी लेवल जो MSL जिसको बोलते हैं मापने के बजाय आसपास की ज़मीनों को मापने का नियम बनाया गया है, जिसकी कोई स्पष्ट परिभाषा ही नहीं दी गई है। देखिए, लूप पोल की बात करें अगर तो बिल्डर्स किसी पहाड़ी के चारों तरफ अपने मलबा डालकर ज़मीन की ऊंचाई बढ़ा सकते हैं, जिससे पहाड़ की सापेक्ष ऊंचाई 100 मीटर से कम हो जाए और उसे आसानी से काटा जा सके। तो एक लूप होल्स यहाँ पे उन्हें ये भी दिखाया जा रहा है। अब ये लूप होल्स में जितनी भी माइनिंग माफिया हैं उनको तो अरबों खरबों का फ़ायदा होगा, लेकिन हमारी जनता मर जाएगी। आप जिसे वोट चाहते हैं जब वो ही नहीं रहेगा तो वोट आप किससे लेंगे? ये सोचने वाली बात है। एक कहानी बताता हूँ। 1980-90 के दशक में हरियाणा और राजस्थान में गोल्ड माइनिंग का जो रश यहाँ पे चला था, राजस्थान की 128 में से 31 पहाड़ियाँ पूरी तरह से गायब कर दी गई थी। अब वर्तमान स्थिति में निष्कर्ष यहाँ पे ये होता है कि अस्थायी राहत है। यहाँ पे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नई माइनिंग लाइसेंस पर तब तक रोक लगाई है जब तक MPSM यानी कि मैनेजमेंट प्लान फॉर द सस्टेनेबल माइनिंग तैयार नहीं हो जाता है। देखिए, खतरा बरकरार है यहाँ पे और पर्यावरणविदों को डर है कि झारखंड के सारंडा फॉरेस्ट की तरह यहाँ भी नियमों के भविष्य में कमज़ोर कर दिया गया है, लेकिन अब यहाँ पे कोई रुकने वाला नहीं है। सरकार से गुजारिश है कि कृपया इसे रोक दें। देखिए, निष्कर्ष यहाँ पे ये निकलता है कि अरावली सिर्फ पत्थर नहीं, एक पूरी इकोलॉजिकल लाइब्रेरी है, जिसे एक बार नष्ट कर देने के बाद कोई भी तकनीक इसे वापस नहीं ला सकती है। अंतिम विचार हमारे ये है कि अरावली हमारे पर्यावरण के लिए एक विशाल प्राकृतिक फिल्टर है और बांध की तरह है। यदि हम इसके फिल्टर को ही तोड़ देंगे तो ना ही सिर्फ हमें प्यासा रहना पड़ेगा, बल्कि उन जहरीली धूल और गर्मियों का भी सामना करना पड़ेगा जिससे हम करोड़ों सालों से बचते हुए आए हैं। तो सरकार से नम्र निवेदन है कि कृपया अरावली के पर्वतों को ना तोड़ें। जय हिंद।